हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 14 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जो आपका करंट अफेयर्स है, डेली करंट अफेयर्स है, ये आपको सुबह 6 बजे उपलब्ध हो जाता है। तो आप 6 बजे इस लेक्चर के साथ जरूर जुड़िएगा। इसके अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर है 8602 319713 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 8770 536009। तो इन पर आप स्टडी से रिलेटेड कोई भी हेल्प पा सकते हैं। आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका अमित खरे को। यानी प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित खरे को। दोस्तों, उच्च शिक्षा सचिव के पद पर रह चुके अमित खरे को 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, जो अमित खरे हैं वो उच्च शिक्षा सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। और अमित खरे का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का होगा। दोस्तों, यह आदेश कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। यानी अमित खरे की नियुक्ति का जो आदेश है वो कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, अमित खरे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी हैं। और दोस्तों, इन्हें इसी साल उच्च शिक्षा सचिव पद से सेवानिवृत्त किया गया है। यानी उच्च शिक्षा सचिव पद से वो इसी साल सेवानिवृत्त हुए हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव कौन है, ये भी हम जान लेते हैं। तो उनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सचिव कौन है? IV सुब्बा राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव कौन है? डॉक्टर PK मिश्रा है। इसके अलावा देश के कैबिनेट सचिव कौन है? तो आप इनका नाम याद रखिएगा, राजीव गौबा। क्या नाम है दोस्तों? राजीव गौबा। तो कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव हैं डॉक्टर PK मिश्रा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सचिव हैं IV सुब्बा राव। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव कौन है? कपिल देव त्रिपाठी। तो दोस्तों, ये थे कुछ और पॉइंट, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में कब से शुरू हुआ है? तो आंसर है इसका 12 अक्टूबर से। यानी मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में 12 अक्टूबर से शुरू हुआ है। दोस्तों, मालाबार युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो आप ध्यान से सुनिएगा उनके नाम। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। यानी मालाबार युद्धाभ्यास में कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं और उनके नाम है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। दोस्तों, आप ऐसे याद रख सकते हैं इन देशों को कि अगर हम मालाबार शब्द देखें तो वो 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें 4 देश शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इस मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है या कहाँ हो रहा है। तो दोस्तों, वर्तमान में इसका आयोजन हुआ है बंगाल की खाड़ी में। कब से कब तक चलेगा यह युद्धाभ्यास? तो यह 12 से 15 अक्टूबर के बीच में होगा। कब से कब तक होगा दोस्तों? 12 से 15 अक्टूबर के बीच में। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी डिस्कस कर लेते हैं, तो आप इनको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इस युद्धाभ्यास में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की 9 सेनाएं शामिल हो रही हैं। यानी यह एक प्रकार का नौसैनिक युद्धाभ्यास है। यानी भारत की नौसेना, जापान की नौसेना, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना और अमेरिका की नौसेना इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रही हैं। दोस्तों, मालाबार युद्धाभ्यास का पहला चरण 26 से 29 अगस्त के बीच पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम तट पर हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, मालाबार युद्धाभ्यास का पहला चरण हो चुका है 26 से 29 अगस्त के बीच पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम तट पर, और यह दूसरा चरण हो रहा है बंगाल की खाड़ी में। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में अमेरिका की तरफ से परमाणु सक्षम विमान वाहक पोत कार्ल विन्सन को तैनात किया गया है। याद रखिएगा कि अमेरिका की तरफ से किस विमान वाहक पोत को शामिल किया गया है इस युद्धाभ्यास में? तो कार्ल विन्सन को शामिल किया गया है। दोस्तों, भारतीय नौसेना की तरफ से INS रणविजय, INS सतपुड़ा, 1 पनडुब्बी और P-8I समुद्री गश्ती को तैनात किया गया है। तो आप ये भी पॉइंट बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि भारत ने किस किस INS को शामिल किया है।
इस युद्धाभ्यास में INS रणविजय और INS सतपुड़ा को। दोस्तों, मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास का इतिहास हम जान लेते हैं। तो मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास 1992 से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो मालाबार नौसेना अभ्यास है यह 1992 से शुरू हुआ था। किन दो देशों के बीच? भारत और अमेरिका के बीच। इसके बाद 2015 में जापान इसका सदस्य बना और फिर भारत के निमंत्रण के बाद पिछले साल ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास का हिस्सा बना। तो ये थे कुछ पॉइंट मालाबार नौसेना अभ्यास से। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका मीरा मोहंती को। किसे दोस्तों? मीरा मोहंती को। हाल ही में केंद्र ने नई नौकरशाहों के विभागों में बदलाव कर दिया है। यानी जो केंद्र की सरकार है उसने नौकरशाहों के विभागों में बदलाव किया है। वरिष्ठ नौकरशाह मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इनका कार्यकाल 1 मई 2022 तक संयुक्त सचिव के रूप में होगा। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय में यानी PMO में किसे संयुक्त सचिव बनाया गया है? मीरा मोहंती को। दोस्तों, केंद्र के द्वारा किए गए अन्य बदलाव भी देख लेते हैं कि किसको कहां पर नियुक्त किया गया है। तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, ये नियुक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, रितेश चौहान को फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। इसके अलावा उमा नंदूरी को संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव सचिवालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है। दोस्तों, विपिन बंसल को वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आशीष कुमार को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, कुछ और नियुक्तियां हो गई हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पवन कुमार सेन को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद नीति आयोग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। इसके अलावा अमितेश कुमार सिन्हा को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। इसी प्रकार से समीर शुक्ला को वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। सौम्या गुप्ता को उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, हरीश चंद्र चौधरी को NHRC में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कुलदीप नारायण को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ केंद्र सरकार की नियुक्तियां। इसी प्रकार से वंदना कुमार को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप इन नियुक्तियों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अफगानिस्तान को लेकर किस संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है? तो आंसर हो जाएगा इसका G20 शिखर सम्मेलन में। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अफगानिस्तान को लेकर G20 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2021 को अफगानिस्तान को लेकर के G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। यानी जो G20 का शिखर सम्मेलन है उसमें अफगानिस्तान पर चर्चा हो रही थी, तो उस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने क्या बात कही है, अब हम इसको भी जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान की धरती कट्टरपंथ और आतंकवाद का स्रोत नहीं बननी चाहिए। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है और वहां पर एक अलग प्रकार की सरकार बनी हुई है जिसको अभी तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि जो अफगानिस्तान की धरती है वो कट्टरपंथ और आतंकवाद का स्रोत नहीं बननी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ प्रधानमंत्री ने कट्टरवाद, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ संयुक्त लड़ाई की बात भी कही है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे G20 की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि G20 क्या है। तो यह विश्व की 19 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ का एक समूह है। यानी 19 देश यानी 19 अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपीय संघ मिलकर के G20 देश बनाते हैं। G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। दोस्तों, जो इसके सदस्य हैं वो पूरे विश्व की GDP का 80%, पूरे विश्व के व्यापार का 75% और पूरे विश्व की आबादी का 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो G20 के देश हैं इसमें पूरे विश्व की 80% GDP आती है और पूरे विश्व का जो 75% व्यापार है इन्हीं देशों में होता है और पूरे विश्व की जो 60% आबादी है वो इन्हीं देशों के अंतर्गत आती है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं, अब आप ये ध्यान से सुनिएगा।
दोस्तों G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और इसके अलावा दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। तो इस प्रकार से हमने G20 के सभी देशों को शामिल किया है। दोस्तों केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में? पीयूष गोयल। तो इन्हें विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाले समूह G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि भारत का शेरपा G20 समूह के लिए किसे घोषित किया गया है या किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है पीयूष गोयल को। दोस्तों G20 देशों की अगली बैठक 30 से 31 अक्टूबर के बीच में इटली की अध्यक्षता में होनी है। एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि जो G20 का शिखर सम्मेलन है 2021 का, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? इटली कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फीफा अंडर 17 2022 महिला विश्व कप के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया गया है? यानी हाल ही में फीफा ने अंडर 17 2022 के लिए महिला विश्व कप के लिए एक मस्कट का अनावरण किया है, यानी शुभंकर का अनावरण किया है। तो उसका नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उसका नाम है इभा। क्या नाम है? दोस्तों फीफा अंडर 17 2022 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में 11 से 30 अक्टूबर के बीच में किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो फीफा अंडर 17 2022 महिला विश्व कप है, इसका आयोजन 11 से 30 अक्टूबर के बीच में किया जाएगा 2022 में। दोस्तों फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए ऑफिशियली रूप से एक शुभंकर इभा का अनावरण किया है। तो याद रखिएगा कौन सा शुभंकर है? इभा। दोस्तों इभा एक एशियाई शेरनी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इभा क्या है? एक एशियाई शेरनी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। दोस्तों इभा का उद्देश्य भारत और दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों को उनकी क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित करना है, यानी उन्हें मोटिवेट करना है। दोस्तों इभा साहस और ताकत का प्रतीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा फीफा के बारे में। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। दोस्तों स्थापना कहाँ हुई थी? तो फीफा की स्थापना की गई थी पेरिस, फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है दोस्तों? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। फीफा फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है, यानी जो फीफा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को कंट्रोल करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। अब आप एक पॉइंट और ध्यान से सुनिएगा कि जो अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप है, महिला फुटबॉल विश्व कप है, 2022 में होने वाला है। इसका आयोजन भारत में किया जाना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप। 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसे हम NHRC के नाम से जानते हैं, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है इसका 28वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों NHRC की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए की गई थी। यानी जो NHRC है ये भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण का काम करती है और उनका प्रचार करती है। बात करें दोस्तों NHRC को क्या बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से जानते हैं। स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। कौन है दोस्तों? अरुण कुमार मिश्रा, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। और इसका मोटो क्या है? तो दोस्तों इसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखना, यानी मे ऑल वी हैप्पी। दोस्तों NHRC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियों की बात करें तो मानवाधिकार आयोग जो है वो एक परामर्शदात्री निकाय है, यानी इसका काम केवल परामर्श देना होता है, इसलिए यह दंड देने का अधिकार अपने पास नहीं रखती है। यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होते हैं वो उसके पास परामर्श देने का अधिकार है, लेकिन किसी भी प्रकार का दंड देने का अधिकार नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा।
ये कल के करंट अफेयर्स हैं। हाल ही में किस राज्य में अन्नोत्सव योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों अन्नोत्सव योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड में। 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उनके नाम है डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइडो एम्बेंस। हाल ही में प्रकाश श्रीवास्तव को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश यानी पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश श्रीवास्तव को। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत कब की गई? तो यह की गई 11 अक्टूबर को। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली में देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? तो आंसर होगा इसका 13 लोगों की। तो ये थे करंट अफेयर्स 13 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड। दोस्तों अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज हम 4 प्रश्नों के आंसर आपसे चाहेंगे और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? दूसरा क्वेश्चन है मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित हो रहा है? तीसरा क्वेश्चन है फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? और चौथा क्वेश्चन है फीफा का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों इन चारों प्रश्नों के आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अब हम वो नाम भी डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं और ये लोग क्लास में लगातार बने भी रहते हैं। दोस्तों पहला नाम है रोहित पवैया का, दूसरा है विष्णु सोलंकी का, तीसरा है अमन यादव का, चौथा है दोस्तों शिवांग माथुर का। तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने बहुत ही सटीक आंसर दिए हैं और सही आंसर दिए हैं। तो आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आपने अभी तक राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर उनकी स्पेशल क्लासेस लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं छूट के साथ। तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। क्या दोस्तों रेफरल कोड है? राजा नंबर 1। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।